अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 38 लेक्चर में हो रही है। आज का लेक्चर बेसिकली कंटिन्यूएशन ही है हमारे पिछले लेक्चर की, जिसमें हमने एक नया टॉपिक ऑफ द कंजम्पशन जो है वो शुरू किया था। अभी तक जो हम डिस्कस करते चले आ रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू द मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, और जो सबसे आखिरी टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द बजट डेफिसिट्स एंड द गवर्नमेंट डेट। लेकिन अब हमने जो सीरीज शुरू की है वी आर ट्राइंग टू लुक बिहाइंड द सीन के मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीछे जो है माइक्रो इकोनॉमिक की क्या फाउंडेशंस हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हमने जो है वो कंजम्पशन के टॉपिक को शुरू किया एंड वी आर ट्राइंग टू लुक एट बिहाइंड द सीन कि हमारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो किस तरह कंजम्पशन जो है वो डिसाइड करते हैं, उनके पैटर्न क्या हैं और उनकी बेसिस पे हमारी एग्रीगेट कंजम्पशन जो है वो किस तरह इकोनॉमी में अफेक्ट करती है ओवरऑल लेवल ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो इस सिलसिले में पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था कि देयर आर बेसिकली 4 हाइपोथेसिस जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीछे माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ कंजम्पशन को डिस्कस करते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले तक हमने यही कहा था कि हमारे सिंपल मॉडल में कि हमने ये कहा कि कंजम्पशन जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, और उस डिस्पोजेबल इनकम में हमने ये कहा था कि नॉमिनल इनकम माइनस दी टैक्सेस। ये एक बड़ा ही सिंप्लीफाइड व्यू था, लेकिन इस सिंप्लीफाइड व्यू में ही हमने ये देखा था कि शॉर्ट रन के रिसेशंस एंड बूम्स जो हैं वो भी एक्सप्लेन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ISLM मॉडल, जिसमें कंजम्पशन के साथ जो है हमारी एक्सपेंशन जो है इकोनॉमी में दैट टेक्स प्लेस। और उसी ही व्यू पॉइंट में सिंपलिस्टिक व्यू में हमने सेविंग्स की वजह से सोलो के ग्रोथ मॉडल में ये देखा कि सेविंग इज वन ऑफ द डिटर्मिनर टू डिटर्मिन द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन अब हम थ्योरीज की वजह से ज्यादा डिटेल में कंजम्पशन डिसीजन मेकिंग जो है इंडिविजुअल्स के उनको डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने शुरू किया अपना लेक्चर विद द कंजम्पशन थ्योरी गिवन बाय केन्स एंड देन केन्स के बाद देयर आर अदर इकोनॉमिस्ट, और उसमें हम बात करेंगे इरविंग फिशर की थ्योरी की और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस बाय फ्रीडमैन एंड द लाइफ साइकिल कंजम्पशन बाय द मोडिग्लियानी। लेकिन इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें मैं ये चाहूंगी कि पिछले लेक्चर को हम थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद उसी मॉडल को आगे लेके चलते हुए आज के लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया केन्स के हाइपोथेसिस के साथ। वी सेड के केन्स जो है he did not have the access to the sophisticated computers and the household survey data, but based on the casual observation he has come up with 3 conjectures. उसका जो सबसे पहला कंजेक्चर था that was about the marginal propensity to consume, और हमने ये कहा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या फिनोमेना है कि एक एडिशनल रुपी ऑफ इनकम में से कंज्यूमर जो है वो कितना कंज्यूम करता है और कितना जो है वो सेव करता है। तो इस सिलसिले में हमने ये कहा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम कहते हैं लोअर केस लेटर सी, दैट लाइज बिटवीन 0 and 1, यानी कि वो दैट इज नॉट 0, इट इज मोर देन 0 बट इट इज लेस देन 1। दूसरा जो कंजेक्चर था दैट वाज रिलेटेड टू द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसमें हमने ये कहा कि टोटल कंजम्पशन C डिवाइडेड बाय टोटल इनकम Y, C ओवर Y जो है दैट फॉल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जो हमारी इनकम बढ़ती है विद एन इंक्रीज इन इनकम C ओवर Y जो है दैट कीप्स ऑन फॉलिंग। एंड थर्डली ही सेड कि हमारी कंजम्पशन जो है that is based on the current income, और उसमें role of the interest rate जो है that is not there, कि interest rate does not play a major role in the determination of the consumption level, rather the consumption is determined by the current income. So based on these 3 conjectures he developed a consumption function, और उस consumption function में हमने ये कहा था कि C is equal to C bar plus लोअर केस लेटर C ऑफ Y। C बार जो है दैट इज द लेवल ऑफ द स्पेंडिंग या वो ऑटोनोमस कंजम्पशन। वो ऑटोनोमस कंजम्पशन वो लेवल है कि अगर हमारे पास इनकम लेवल 0 भी हो तो फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल इज गोइंग टू कंज्यूम दैट मच लेवल।
And later on we said کہ with increase in the consumption ہمارا consumption جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, because ہمارا جو consumption function کا C of y جو ہے lower case letter c which is marginal propensity to consume, that is positive. اور وہ جو کرو ہے ہمارے پاس اس کا جو سلوپ ہے دیٹ از مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم, لیکن اس کرو کے ساتھ ساتھ جو ہم ہائر انکم لیول پہ چلے جاتے ہیں تو ہماری ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہے دیٹ کیپس آن فالنگ. ایز پر دی انکم لیول آر کنسرن وی سیٹ کہ انکم از دی اونلی ڈیٹرمیننٹ فار دی کنزمپشن ایز پر دی کینز ہائپوتھیسس, اور اس نے رول آؤٹ کر دیا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کوئی میجر رول پلے نہیں کرتا فار دی ڈیٹرمینیشن آف دی کنزمپشن لیول. آفٹر ہز تھیوری, کینز تھیوری, economists they tried to collect the data. When they collected the data, they supported the Keynes conjectures of کہ ہمارے marginal propensity to consume جو ہے that is positive. کیونکہ جو انکم لیول بڑھا لوگوں کی کنزمپشن بھی بڑھتی چلی گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انکم لیول بڑھا لوگوں کی سیونگز بھی بڑھی, جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارجن پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہے دیٹ از لیس دین 1, کہ ساری کی ساری جو ہے کنزیوم نہیں ہوئی, اس میں سے کچھ سیو بھی ہوئی. اس لیے اوور آل انہوں نے سپورٹ کیا کینز کی تھیوری کو یا پہلے کنجیکچر کو کہ جس میں مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہے دیٹ فالز بٹوین 0 and 1. Then they were looking at the relationship between the consumption and the income, and they supported the view کہ normally consumption جو ہے وہ income سے ساتھ relate کرتی ہے. لیکن when they are talking about the average propensity to consume, then there is a puzzle here. کہ later on Simon Kuznets collected the data and then he came up with the idea کہ data does not support کہ income level کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ average propensity to consume کم ہو جاتی ہے. Rather what he observed with the help of the collected data was کہ over a longer period of time average propensity to consume جو ہے that was stable. انکم کے بڑھنے کے ساتھ average propensity to consume جو ہے وہ fall نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تھا after the World War II the concept of کہ ہمارے پاس secular stagnation. کہ economists they were expecting کہ economy is going to go into another recession because when the war will be over تو جی میں جو ہے انکریز وہ کم ہو جائے گا. therefore جب consumption level کم ہو جائے گا تو economy is going to go into another recession. لیکن practically speaking that did not take place. So the concept of this secular stagnation along with the Kuznets finding with the data set gave us a challenge, اور وہ challenge جو ہے that confusion and the challenge is known as the consumption puzzle. کہ how to resolve this particular scenario. So in order to resolve this particular scenario, we come up with another function, consumption function, اور اس consumption function کو ہم دو پارٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک پارٹ ہے ہمارا لانگ رن کنزمپشن فنکشن کا اور دوسرا پارٹ ہے ہمارا شارٹ رن کنزمپشن فنکشن کا. لانگ رن کنزمپشن فنکشن میں when we draw the consumption function curve, تو وہ curve جو ہے that starts from the origin and it is a 45-degree line. So which tells us کہ ہماری average propensity to consume جو ہے that is constant over a longer period of time. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں شارٹ رن کنزمپشن فنکشن کو تو شارٹ رن کنزمپشن فنکشن از اے لائن وچ از بلو دی 45-degree لائن, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم انکم لیول بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہے وہ فال کرتی ہے. دین دی شارٹ رن کنزمپشن فنکشن بیسیکلی از ایکسپلیننگ دی کینز کنجیکچر, اینڈ ویئر ایز ہمارا جو لانگ رن کنزمپشن فنکشن ہے دیٹ از سپورٹنگ دی ڈیٹا and the trend of the data which is presented by the Simon Kuznets. In order to resolve this consumption function and then put more light on this puzzle which is presented by the Simon Kuznets and of course resolved and supported by the data set later on in the form of the long run and the short run consumption function, there are certain other theories which are presented by the various economists.
And these theories basically, one is of the life cycle hypothesis given by the Modigliani, and the other is the permanent income hypothesis, which is given by the Friedman. But before we start talking about these two theories, we need to look at another theory, and that is the Irwin Fisher's theory. पिछले लेक्चर में हमने एरविन फिशर की थ्योरी के बारे में जो है डिस्कशन शुरू की, जो कि आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. एंड देयर वी सेड कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजम्पशन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरटेम्पोरल कंजम्पशन. एंड देयर वी सेड कि लेट्स अज्यूम कि देयर आर टू टाइम्स पीरियड्स. एक टाइम पीरियड जो है हमारा वो करंट है और दूसरा टाइम पीरियड है हमारा फ्यूचर. इसलिए इंडिविजुअल्स के पास जो है there are two incomes, current income Y1 and then the future income Y2. There are two consumption, one is the current consumption C1 and the future consumption C2. So based on these two consumptions and two time periods, we talked about the intertemporal budget constraint. और उसमें हमने ये कहा कि इंडिविजुअल जो है, अगर सपोज कि देयर आर नो इंटरेस्ट रेट्स और जीरो इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, तो क्या होगा उस सूरत में इंडिविजुअल जो है उसकी कंजम्पशन इन द टाइम पीरियड 1 विच इज द करंट कंजम्पशन C1 विल बी इक्वल टू Y1. और जब हम बात करते हैं टाइम पीरियड 2 की, देन C2 विल बी इक्वल टू Y2. लेकिन अगर हम ये कहें कि देयर आर पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, सो वी कैन से कि जो करंट इनकम होगी Y1 उसमें से इंडिविजुअल कुछ कंज्यूम करेगा और कुछ पोर्शन जो है वो सेव करेगा. विच वी सेड कि Y1 विल हैव टू कंपोनेंट. Y1 इज इक्वल टू C1 कंजम्पशन प्लस सेविंग्स विच ही इज सेविंग आउट ऑफ द करंट इनकम. और जब हम C2 की बात करेंगे, देन C2 में वी विल हैव C2 इज इक्वल टू 1 प्लस R विच इज द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेविंग्स टाइम द S. So 1 plus R time S plus Y2. So we may come across a situation in which the individual की current consumption जो है is less than the current income, but the future consumption is more than the future income. A portion of the current income जो है consumer ने save किया हुआ था, उसके ऊपर interest earn करके future की income जो है less होने के बावजूद future consumption is higher than the future income. इस सिनेरियो में when we talk about the budget constraint, we also try to look at the budget constraint when we are talking about the positive interest rates. तो उसमें हमने ये कहा कि budget constraint में there can be one situation in which we can have individual saying C1 plus C2 1 plus R कि total consumption जो है individual की, अगर हम आज के टर्म में देखना चाहें तो क्या होगा, एक है करंट कंजम्पशन C1 प्लस डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कंजम्पशन विच इज C2 ओवर 1 प्लस R, एंड दैट शुड बी इक्वल टू Y1 विच इज द करंट इनकम प्लस Y2 over 1 plus R which is the discounted value of the future income. So the total consumption will be equal to the total income. So keeping this in mind, we can also draw the line which is the budget constraint. और उस budget constraint में ये condition जो है वो पूरी होनी चाहिए कि we are talking about के total consumption which is C1 current consumption plus the discounted value of the future consumption which is C2 over 1 plus R plus the future current income it should be equal to total consumption should be equal to total income. So we say total consumption C1 plus the discounted value of future income future consumption C2 should be equal to current income Y1 plus the discounted value of the future income which is Y2 over 1 plus R. तो इसको लेते हुए we can draw the budget line. This basically is the budget line and we can also draw the budget line. तो आज के लेक्चर को हम इसी पॉइंट से आगे लेके चलेंगे और हम ये देखेंगे कि इरविन फिशर की जो है वो बजट कंस्ट्रेंट क्या है और फिर उसके ऊपर इंडिविजुअल जो है अपनी प्रेफरेंसेस जो हैं वो किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं. और जब हम प्रेफरेंसेस की बात करते हैं तो प्रेफरेंसेस को हम रिफ्लेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इंडिफरेंस कर्व्स.
اور یہ وہ کنزیومر بیہیویئر یا کنزیومر تھیوری سے ریلیٹڈ ہے جو کہ نارملی مائکرو اکنامکس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ دو گڈس ایکس اینڈ وائی کے درمیان جو ہے کنزیومر کی پریفرنس جو ہے از ریفلیکٹڈ بائی این انڈیفرنس کا. تو یہاں پہ ہمارے پاس انٹرٹیمپورل کمپیرزن کے لیے, انٹرٹیمپورل سلیکشن کے لیے کہ کرنٹ کنزمپشن اینڈ فیوچر کنزمپشن کے لیے جو پریفرنس ہے دیٹ ول بی اگین ریفلیکٹڈ ود دی ہیلپ آف دی انڈیفرنس کرو. اور فائنلی ہم بات کریں گے کہ بجٹ کنسٹرین اور انٹرٹیمپورل پریفرنسز جو ہیں ہمارے انڈیفرنس کرو کے ساتھ مل کے ہمیں جو ہے آپٹیمم پوائنٹ دیتے ہیں فار دی کنزیومر کہ جب اس کی جو ہے وہ سیٹسفیکشن یا کنزمپشن لیول میکسیمم ہو ریمیننگ ود ان دی بجٹ کنسٹرین. اس کے بعد انشاءاللہ وی ول موو ٹوورڈ سرٹن چینجز اینڈ سرٹن سپوز شفٹس ان دی بجٹ کنسٹرینٹس. اور وہ جو ہے لیٹس سپوز کہ ہم کہیں گے کہ اگر ہمارا انکم لیول بڑھ جاتا ہے تو اس سے آپٹیمم پوائنٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے, اور دوسرے سینیریو میں جب ہمارا انٹرسٹ ریٹ چینج ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ سلیکشن یا آپٹیمم چوائسیز میں کیا فرق پڑتا ہے. اس ڈسکشن کے بعد انشاءاللہ ویل ٹاک اباؤٹ دی موڈیگلیانس لائف سائیکل ہائپوتھیسس, جس میں ہم یہ کہیں گے کہ جو کنزمپشن ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی لائف سائیکل اور دی لائف ٹائم انکم. اور فائنلی جو ہے ہم بات کریں گے فریڈمین کی پرماننٹ انکم ہائپوتھیسس کی. تو آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف دی سیم بجٹ کنسٹرینٹ جو کہ ہم نے ارونگ فشر کی ڈسکس کرنی شروع کی تھی پریویس لیکچر میں. تو اس بجٹ کنسٹرینٹ میں بیسیکلی وی سیڈ کہ دیر آر 2 ٹائم پیریڈ, کنزمپشن کے ساتھ بھی اور انکم کے ساتھ بھی. اور وی سیڈ کہ ہمارے پاس جو ہے C1 پلس ڈسکاؤنٹڈ ویلو C2 از اکول ٹو Y1 پلس دی ڈسکاؤنٹڈ ویلو آف دی Y2. The consumer's budget constraint, Irving Fisher's generalization is کہ C1 plus C2 over 1 plus R is equal to Y1 plus Y2 over 1 plus R. So we can say that the consumer's budget constraint implies that if the interest rate is 0, the budget constraint shows the total consumption in the 2 time periods equal total income in 2 time periods. In the usual case in which the interest rate is greater than 0, means we have the positive interest rates, future consumption and the future income are discounted by a factor of 1 plus R. یعنی اس بجٹ کنسٹرینٹ میں اگر ہمارا R is equal to 0 then we have total consumption C1 plus C2 is equal to Y1 plus Y2. لیکن اگر R ہمارا پازیٹو ہے, انٹرسٹ ریٹ پازیٹو ہے, تو ہمارے پاس وہی ڈسکاؤنٹڈ ویلو آف فیوچر کنزمپشن پلس کرنٹ کنزمپشن should be equal to the discounted value of future income plus the current income. Moreover, this discounting arises from the interest earned on savings, because the consumer earns interest on current income that is saved. Future income is worth less than the current income. Also, because future consumption is paid for out of saving that have earned interest, future consumption costs less than the current consumption. The factor 1 over 1 plus R is the price of second period consumption measured in terms of first period consumption. It is the amount of first period consumption that the consumer must forego to obtain 1 unit of second period consumption. So this basically reflects the role of the interest rates, and whenever the interest rates are positive, then we need to look at a scenario کہ positive interest rate کی وجہ سے consumers جو ہے current period میں save کریں گے اور اس saving کے اوپر جو ہے وہ certain interest earn کریں گے, therefore future consumption will be higher than the future income. اور اسی کو اگر ہم نے budget constraint کو reflect کرنا ہو in the form of a graph, then the graph is going to look something like this. اب اس گراف پہ وی ہیو ٹیکن دی فرسٹ پیریڈ کنزمپشن اور دی کرنٹ کنزمپشن آن ایکس ایکسس اینڈ وی ہیو ٹیکن دی فیوچر کنزمپشن اور دی سیکنڈ ٹائم پیریڈ کنزمپشن آن دی وائی ایکسس. وی ہیو دی ایکس ایکسس انٹرسیپٹ اور دی پوائنٹ سی. پوائنٹ سی کے اوپر وی آر سیئنگ کہ سپوز ہمارے پاس فیوچر کنزمپشن جو ہے دیٹ از 0. Second period consumption is 0 and all the income we are trying to spend in the
current time period. So the first time period consumption will be equal to Y1 plus Y2 over 1 plus R. यानी अगर हम सेकेंड टाइम पीरियड में कुछ भी कंज्यूम ना करना चाहें और सारी की सारी कंजम्पशन जो है वो आज स्पेंड करना चाहें इन फर्स्ट टाइम पीरियड कंजम्पशन या करंट कंजम्पशन के सिनेरियो में, तो हमारे पास कंजम्पशन बराबर होगी Y1 सारी की सारी इनकम करंट टाइम पीरियड की प्लस द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इनकम विच इज Y2 over 1 plus R. This is one extreme scenario. Then is the other extreme scenario which is at point B. पॉइंट बी के ऊपर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज हमारी करंट कंजम्पशन इज 0, हम करंट टाइम पीरियड में या फर्स्ट टाइम पीरियड में कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे. देन ऑल द इनकम विल बी स्पेंड ऑन द फ्यूचर कंजम्पशन. देयरफॉर हमारी जो करंट इनकम Y1 होगी विल बी अर्निंग एन इंटरेस्ट ऑफ 1 plus R. सो हमारे पास जो टोटल कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 2 या फ्यूचर में होगी दैट विल बी Y1 into 1 plus R plus the Y2. So let's assume कि we are at a point A. Point A के ऊपर हमारे पास current income is Y1 and the future income is Y2. यानी कि first period income is Y1 and the second period income is Y2. So having those income levels of Y1 and Y2 for the current period and the future period or the period 1 and period 2. So the interval between point A and B is telling us that during in these 2 points A and B, consumers budget constraints is telling us कि हमारे पास जो है current income is higher than the current consumption. जब current income is higher than the current consumption, then the consumer is saving. And if we move from point A to C, then we have current consumption is higher than the current income. So when the current consumption is higher than the current income, then the consumer is borrowing. So between point B and A, consumer is saving, and between point A and C, consumer is borrowing. Between point A and C, consumers is consuming more than the income in the first period and borrows to make up the difference. So this basically is the budget constraint. If we try to look at the slope of the budget constraint, then the slope of the budget constraint basically is 1 plus R. अब हम आते हैं दूसरी साइड की तरफ, और दूसरी साइड है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. क्या ये तो थी बजट कंस्ट्रेंट, अब कंज्यूमर जो है उनकी प्रेफरेंसेस क्या है? Whether they prefer current consumption over the future consumption, or they are more inclined towards consuming more in future and consuming less in current time period. तो ये ट्रेड ऑफ जो है करंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन का एंड कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस, दे आर रिफ्लेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द इंडिफरेंस कर्व्स. इंडिफरेंस कर्व्स को इफ वी ट्राई टू लुक एट द इंडिफरेंस कर्व्स विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, अब इन स्लाइड्स पे कि जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है, एनी पॉइंट ऑन वन इंडिफरेंस कर्व रिफ्लेक्ट्स कि combination of the current consumption and the future consumption is giving certain level of satisfaction to the consumer. And if the other point is also on the same indifference curve, then the consumer is getting the same level of satisfaction with a different combination of the current consumption and the future consumption. So the slope at any point on the indifference curve shows how much second period consumption the consumer requires in order to be compensated for a 1 unit reduction in the first period consumption. And this slope is the marginal rate of substitution between first period consumption and second period consumption. It tells us the rate at which the consumer is willing to substitute second period consumption for the first period consumption. अब जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर, द सॉलिड लाइन हियर, it is basically an indifference curve IC1. Then we have another indifference curve which is the broken line curve IC2, indifference curve 2. IC2 कर्व के ऊपर कोई पॉइंट
compared with any point on IC1 reflects a scenario in which at IC1 we have lower levels of current consumption and the future consumption, and if we go to IC2 then we have the higher levels of the current and future consumption. So higher indifference curve reflects a higher level of satisfaction. And if we look at the points on these indifference curve, then if we are looking at point X, at point X we have a level of satisfaction which is exactly equal to the level of satisfaction at point Y. And same thing is true for point W. So at all of these 3 points which are lying on the same indifference curve IC1, the level of satisfaction or the happiness of the consumer is exactly the same. But when we look at the point Z, then at point Z, consumer definitely will be having more satisfaction because he is having more current and the future consumption. If we try to look at a scenario in which we have a series of the indifference curves. So the series of the indifference curve tells us an indifference map. Every individual जो है वो ट्राई करेगा कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे उसका ऑप्टिमम सोल्यूशन हो. लेकिन सोल्यूशन के साथ प्रेफरेंसेस इज वन थिंग, देन इस सोल्यूशन में अनदर रोल इज प्लेड बाय द बजट कंस्ट्रेंट. कि बजट कंस्ट्रेंट जो है हमें बताती है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं इन ऑर्डर टू ईदर अचीव पॉइंट सी or any point from point W, X, Y. So when we talk about the combination of the two, the budget constraint and the indifference curve, then we say that this gives us the optimum point or the optimization. So the higher or the optimal level of satisfaction is the point on the budget constraint that is on the highest indifference curve. At the optimum, the indifference curve is tangent to the budget constraint. If you look at this graph here, we have drawn 3 indifference curves, IC1, IC2 and IC3. If looking alone on the indifference curves, the individual will definitely prefer to go to the IC3. IC3 जो है हमारा सबसे highest indifference curve है. लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास एक constraint है resources की, which is the budget constraint. Looking at both the income levels, current income and the future income. तो IC3 is simply not attainable क्योंकि ये बजट से बाहर है. Then there is another indifference curve IC1. IC1 is well within the budget constraint, लेकिन हम जो है IC1 पे जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि उसके ऊपर level of satisfaction जो है वो सबसे कम है, that is the lowest indifference curve. So where the optimum point will be? Optimum point वहां होगा कि जहां पे हमारा indifference curve IC2 जो है is tangent to the budget line at point O. So point O gives us the level of satisfaction which can be achieved remaining with the budget constraint, and that gives us the first period consumption and the second period consumption combination, and that is the optimum point. अब इस optimum point में जब हम देखते हैं कि हमारा indifference curve is tangent to the budget constraint, तो we are saying the slope of the budget constraint is equal to the slope of the indifference curve. आपको याद होगा कि हमारे slope of the budget constraint is 1 plus R and slope of the indifference curve is marginal rate of substitution. So at point O, R1 plus R, which is the slope of the budget line, is equal to the slope of the indifference curve, which is the margin rate of substitution. अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक है इनकम लेवल एंड दूसरा है इंटरेस्ट रेट, कि अगर इनकम लेवल चेंज होता है तो उससे ऑप्टिमम सोल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उससे ऑप्टिमम सोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चेंज इन इनकम. और वो चेंज ऑफ इनकम के लिए वी हैव रिफ्लेक्टेड दैट चेंज ऑन दिस स्लाइड हियर. और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज देयर इज एन इंक्रीज इन ईदर द फर्स्ट और द सेकेंड पीरियड इनकम. यानी हम कह रहे हैं कि हमारी इनकम लेवल जो है वो बढ़ रहा है, Y1 बढ़ रहा है करंट पीरियड में या फर्स्ट पीरियड में, या हो सकता है कि Y2 बढ़ रहा है फॉर द फ्यूचर पीरियड और द सेकेंड टाइम पीरियड.
तो अगर दोनों में से किसी ही टाइम पीरियड की इनकम बढ़ती है तो उससे हमारी बजट कंस्ट्रेंट में क्या फर्क पड़ेगा? बजट कंस्ट्रेंट में हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है दैट इज y1 प्लस y2 इंटू 1 प्लस r. y1 बढ़ता है या y2 बढ़ता है, दोनों ही सिनेरियो में हमारा एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट विल मूव टुवर्ड्स राइट. नाउ लेट्स लुक एट दी y इंटरसेप्ट ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट. y इंटरसेप्ट है 1 प्लस r y1 प्लस y2. अब y1 बढ़े या y2 बढ़े या दोनों बढ़े, यहां पे भी हमारा y इंटरसेप्ट जो है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. इन अदर वर्ड्स क्या होगा कि अगर हमारे पास इनकम लेवल्स बढ़ते हैं तो हमारी बजट कंस्ट्रेंट जो है वो शिफ्ट करेगी टू द ब्रोकन लाइन बजट कंस्ट्रेंट. एंड इफ द कंजम्पशन इन पीरियड 1 एंड कंजम्पशन इन पीरियड 2 आर बोथ नॉर्मल गुड्स, देन व्हाट विल हैपन? विद द इंक्रीज इन इनकम हमारी कंजम्पशन जो है वो दोनों टाइम पीरियड में बढ़ जाएगी. यानी कि जब हम नॉर्मल गुड की बात करते हैं तो हम ऐसी गुड को नॉर्मल गुड कहते हैं कि जब इनकम लेवल बढ़े तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ जाए. तो इनकम लेवल के बढ़ने से बजट कंस्ट्रेंट विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट. और अगर द करंट कंजम्पशन, फर्स्ट टाइम पीरियड कंजम्पशन और द सेकेंड टाइम पीरियड कंजम्पशन और द फ्यूचर कंजम्पशन दे आर बोथ नॉर्मल गुड, तो क्या होगा कि हमारी कंजम्पशन दोनों पीरियड में बढ़ जाएगी. कि नई ब्रोकन बजट लाइन के ऊपर हमारा हायर इंडिफरेंस कर्व IC2 जो है वो टेंजेंट है, विच इज रिफ्लेक्टिंग द हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन इन टाइम पीरियड 1 एज वेल एज इन टाइम पीरियड 2. अब हम दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं. दूसरे फैक्टर में आने से पहले अगर हम समराइज कर लें कि जब हमारी इनकम चेंज होती है, चाहे वो टाइम पीरियड 1 की है या टाइम पीरियड 2 की है, फर्स्ट पीरियड की है या सेकेंड पीरियड की है, इनकम के बढ़ने से हमारी बजट कंस्ट्रेंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट. और अगर हमारी फर्स्ट टाइम पीरियड कंजम्पशन एंड द सेकेंड टाइम पीरियड कंजम्पशन बोथ आर नॉर्मल गुड्स, देन व्हाट विल हैपन? हमारी कंजम्पशन जो है C1 एंड C2 दोनों जो है वो बढ़ जाएंगे. अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ कि व्हाट इफ द इंटरेस्ट रेट चेंजेस. अब जब हम इंटरेस्ट रेट चेंज की बात करते हैं तो अब इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट जो है वो दो तरफ से आएगा. एक होगा हमारा इनकम इफेक्ट और दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इस इफेक्ट को चेंज को देखने के लिए लेट्स अज्यूम कि वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट. वी हैव टेकन द फर्स्ट पीरियड कंजम्पशन ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेकेंड पीरियड कंजम्पशन ऑन द वाई एक्सिस. हमारा वाई इंटरसेप्ट जो है बजट कंस्ट्रेंट का दैट बेसिकली इज 1 प्लस r y1 प्लस y2 और हमारा x इंटरसेप्ट जो है दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r. जब हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इफ यू लुक एट द y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट में है 1 प्लस r y1, तो r के बढ़ने से 1 प्लस r y1 जो है वो बढ़ जाएगा प्लस y2. तो ओवरऑल हमारा y एक्सिस वाला जो फ्यूचर कंजम्पशन या सेकेंड पीरियड कंजम्पशन का है, बजट कंस्ट्रेंट विल मूव टुवर्ड्स राइट. अब हम देखते हैं x इंटरसेप्ट की तरफ या फर्स्ट पीरियड कंजम्पशन की तरफ. वो इंटरसेप्ट है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r, यानी डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इनकम. तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से वो डिस्काउंटेड वैल्यू जो है फ्यूचर इनकम की कम हो जाएगी, इसलिए हमारा x इंटरसेप्ट जो है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट इज शिफ्टिंग आर बजट लाइन वेयर y एक्सिस पे शिफ्ट इज टुवर्ड्स राइट और x एक्सिस पे शिफ्ट इज टुवर्ड्स लेफ्ट. So an increase in the interest rate rotates the budget line around point C, where C is function of y1, y2. The higher interest rate reduces C1, move to point A, and raises C2, move to point B. अगर लॉजिकली स्पीकिंग हम इसके रैशनल को देखना चाहें तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इंसेंटिव है फॉर द कंज्यूमर्स टू सेव, क्योंकि इंटरेस्ट इज द रिटर्न ऑन द सेविंग, इसलिए वो करंट कंजम्पशन को कम कर देंगे एंड दे विल सेव फॉर द फ्यूचर. जब फ्यूचर की बात करते हैं या सेकेंड टाइम पीरियड कंजम्पशन की बात करते हैं तो वहां हमारी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने क्या है कि जो सेविंग थी पिछले टाइम पीरियड की वो प्लस
द सेकेंड पीरियड की इनकम दोनों को कंज्यूम करना है इन सेकेंड टाइम पीरियड में। तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से करंट कंजम्पशन कम हो जाएगी और फ्यूचर कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगी। सो लेट्स लुक एट द हिस्टोरिकल डेटा कि वेदर द हिस्टोरिकल डेटा जो है इट सपोर्ट्स दिस व्यू पॉइंट और नॉट। तो उसके लिए डेटा हैज बीन कलेक्टेड from the year 1959 to 1997 for US economy to see the relationship between the saving rate and the real after-tax interest rate. The data shows that there is no apparent relationship between two variables or saving does not depend on the interest rate. यानी कि जब हम ये देख रहे थे बजट कंस्ट्रेंट को शिफ्ट करने के लिए, we said कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो पीपल दे आर गोइंग टू सेव मोर फॉर फ्यूचर, इसलिए करंट कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी। जब हम हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं तो हिस्टोरिकल डेटा इज नॉट सपोर्टिंग दिस हाइपोथेसिस एंड देयर इज नो अपैरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द सेविंग रेट। Economists claim that income and substitution effect of higher interest rate approximately cancel each other. Now, the answer to this is कि जब हम करंट कंजम्पशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक चेंज है एंड दैट इज द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एक तो होता है हमारा इनकम इफेक्ट जो कि हम हायर बजट लाइन की तरफ जाते हैं, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जिसमें हम करंट कंजम्पशन को कम करके फ्यूचर कंजम्पशन की तरफ चले जाते हैं। तो जब हम फ्यूचर कंजम्पशन को देखते हैं तो फ्यूचर कंजम्पशन तो बढ़ रही है और करंट कंजम्पशन कम हो रही है, लेकिन जब हम करंट कंजम्पशन में अपैरेंट रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करते हैं एंड वी डू नॉट सी एनी रिलेशनशिप इन इंटरेस्ट रेट्स एंड द सेविंग रेट जो कि हिस्टोरिकल डेटा हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वी कैन जस्टिफाई इट बाय सेइंग कि हमारे पास इस सिनेरियो में इनकम इफेक्ट जो कि पॉजिटिव था और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो कि नेगेटिव था, उन्होंने एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया है। अब इसमें हमने ये एज्यूम किया था कि हमारे पास जो करंट इनकम है उसमें से कंज्यूमर जो है कुछ कंज्यूम करेगा C1 और कुछ पोर्शन जो है वो सेव कर लेगा बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट्स। और इसी सिनेरियो में हमने ये भी देखा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग। इफ वन कंज्यूमर इज लैंडिंग और सेविंग देन द अदर इज बोरोइंग, कि हर इंडिविजुअल जो है जितना बोरो करना चाहता है मे बी उसको एक्सेस नहीं है फॉर द बोरोइंग। इसलिए जब इंडिविजुअल बोरो नहीं कर सकता तो हम एक और कंस्ट्रेंट लगाते हैं इंडिविजुअल के ऑप्टिमम सोल्यूशन के ऊपर, जिसमें हम ये कहते हैं जो करंट कंजम्पशन है इंडिविजुअल की C1 that can be less than or equal to Y1, कि इंडिविजुअल की जो करंट कंजम्पशन है या मैक्सिमम वो बराबर होगी उसके करंट इनकम Y1 के, या वो Y1 से कम होगी, यानी उस इनकम का कुछ पोर्शन जो है इंडिविजुअल वो सेव करेगा। सो वी कॉल दिस कंस्ट्रेंट एज द लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट। और उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि अब ऑप्टिमम सिनेरियो सोल्यूशन जो है वो क्या है। बाय पुटिंग अनदर कंस्ट्रेंट, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट और द बोरोइंग कंस्ट्रेंट, वेयर वी आर सेइंग कि C1 इज लेस देन और इक्वल टू Y1। इस कंस्ट्रेंट में जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि अब हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है उसमें बजट कंस्ट्रेंट की शेप जो है दैट विल बी डिफरेंट। इफ द कंज्यूमर कैन नॉट बोरो, he faces the additional constraint that first period consumption cannot exceed first period income. So if we try to draw the graph here and we take first period consumption on x-axis and second period consumption on y-axis C2, then we have the budget constraint, the solid portion, and then the broken portion of the budget constraint is continuing the budget constraint. But the borrowing constraint is the solid portion which is connecting C1 first time period consumption to the budget constraint. So we have a new budget constraint where we have also incorporated the borrowing constraint. So we have the first portion of the constraint is the budget constraint and the second portion of the constraint is the borrowing constraint. Now with this borrowing constraint here we can divide our consumer into two groups. एक ग्रुप ये है
इंडिविजुअल जो कि बोरो कर सकता है और दूसरा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कैन नॉट बोरो. द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल हु कैन बोरो, उनके लिए बजट कंस्ट्रेंट वही रहती है, जबकि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कैन नॉट बोरो, उनके लिए बजट कंस्ट्रेंट जो है वो डिफरेंट हो जाती है. सो कंस्ट्रेंट ऑफ बोरोइंग, पैनल ए, borrowing constraint is not binding, and panel B we are saying borrowing constraint is binding. अब इसमें जब हम इंडिविजुअल को ग्रुपिंग कर रहे हैं, पहले हमने कहा कि there are two groups of individual, एक जो बोरो कर सकते हैं और एक जो बोरो नहीं कर सकते. जो इंडिविजुअल कैन बोरो तो उनके लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन बजट कंस्ट्रेंट होंगी. इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट बोरो, उसमें हमारे पास बेंडेड बजट कंस्ट्रेंट होगी. Within the individuals who cannot borrow, we can talk about another two groups of individual. एक ग्रुप वो कि जिनके ऊपर borrowing is a constraint और borrowing constraint is a binding, और दूसरा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके ऊपर borrowing constraint is not a binding. तो इस ग्राफ में हमने रिफ्लेक्ट किया है दोनों ही ग्रुप्स को. ग्रुप ए में वो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी borrowing constraint is not a binding, कि उनका इंडिफरेंस कर्व जो है बजट कंस्ट्रेंट के ऊपर ही टेंजेंट है टू द बजट लाइन. सो द बोरोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट. दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में बोरोइंग कंस्ट्रेंट इज अ बाइंडिंग. इंडिविजुअल के इंडिफरेंस कर्व जो है दे आर गिविंग एन ऑप्टिमम सोल्यूशन एट पॉइंट डी, वेयर द इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू द ब्रोकन पोर्शन ऑफ द बजट लाइन. Since individuals cannot borrow, therefore अब जो है individual cannot reach to the optimum solution point D. The maximum optimum solution is the corner point E, where the indifference curve, the lower indifference curve, is tangent to the budget constraint. अब with the borrowing constraint, individual का जो consumption level है that has shifted from a higher indifference curve to a lower indifference curve solution which is at point E. Now let's take a real life scenario जिसमें let's take an example for the Japanese economy. It is an open fact कि Japanese economy का saving rate is very high. अब saving rate high होने की वजह से what is the phenomena here कि why the growth rate in Japan is high as per the Solos model. Majority of the countries, they do not have that higher interest rate as of the Japanese economy. तो जब जापान की इकोनॉमी का सेविंग रेट हायर होने की वजह से एज एक्सप्लेन बाय द सोलो मॉडल, हमारे पास जो है इंक्रीज इन द सेविंग रेट जो है वो शिफ्ट करता है आपका फंक्शन S1 f of k to the S2 f of k, इंक्रीज इन द सेविंग रेट. एज अ रिजल्ट हमारा स्टेडी स्टेट कैपिटल स्टॉक जो है K स्टार 1 से मूव करके जाता है K स्टार 2 के ऊपर. तो सोलो का मॉडल एक्सप्लेन करता है कि हायर सेविंग रेट जो है दैट हैज रिजल्टेड इनटू हायर ग्रोथ रेट इन जापानीज इकोनॉमी. लेकिन उसके साथ साथ देयर इज अनदर सिनेरियो जिसमें ये कहते हैं कि हमारे पास जो ISLM मॉडल है इट आल्सो एक्सप्लेन्स द सेम फिनोमिना कि जब सेविंग रेट बढ़ जाते हैं increase in S, that results in a decrease in C. लेकिन ये decrease in C जो है that does not support the same hypothesis of growth. And here the higher saving rate of Japanese economy is the slump or the slowness in the economy in the 90s. कि 90s में saving rate के high होने के बावजूद भी growth rate जो था Japanese economy का that was low. And here we are trying to explain this same phenomena with the help of the ISLM curve. कि जब हमारा सेविंग रेट बढ़ता है तो उससे कंजम्पशन कम हो जाती है. कंजम्पशन के कम होने की वजह से हमारा IS कर्व IS1 जो है that will be shifting to the lower level IS curve, broken line IS2. IS1 के ऊपर इनकम लेवल Y1 था, IS2 के ऊपर इनकम लेवल इज Y2. If there is no change in the price level, this same change can be shown with the help of the aggregate demand curve. अगर हमारा original demand curve is AD1
सेविंग रेट के बढ़ने की वजह से, कंजम्पशन में कम होने की वजह से हमारा IS कर्व शिफ्ट हुआ टू IS2 विद गिवन प्राइस लेवल P1. AD कर्व जो है, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है, दैट इज आल्सो शिफ्टिंग फ्रॉम AD1 टू AD2. ओवरऑल सिनेरियो में हमारी इनकम लेवल जो है दैट हैज डिक्रीज फ्रॉम Y1 टू Y2. So this is the other side of the higher saving rates. We are confronted with two scenarios. When we look at the Japanese economy, most of the progress and the growth in the economy is through the higher saving rate, and that we have explained with the help of the Solo's growth model. Because the higher saving rate result in more capital accumulation and a higher steady state level of the capital. लेकिन दूसरी तरफ the early 90s में when there was slowness in the Japanese economy, then we can explain कि increase in the saving also brings the decrease in the income level. क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, सेविंग रेट बढ़ना जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग एज अ डिक्रीज इन कंजम्पशन, और डिक्रीज इन कंजम्पशन बेसिकली इज reflected as decrease in the aggregate demand and therefore a decrease in the income level. So overall, when we try to look at these scenarios here, then both the phenomena with the higher savings rate, the slowness in the economy and the growth in the economy, they have been explained. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. तो मैं ये चाहूंगी कि आज का लेक्चर खत्म करने से पहले we should revise what we have discussed in today's lecture. आज के लेक्चर we started talking about the Irwin Fisher's model. इससे पहले लेक्चर में we developed the background for the Irwin Fisher's model. और उसमें हमने ये कहा कि intertemporal constraint जो है, consumption in time period 1 and the consumption in time period 2 can be explained with the help of the budget constraint. इस बजट कंस्ट्रेंट में हमने ये कहा कि इट इज द इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट, जिसमें हमने कहा कि दो टाइम पीरियड्स हैं, एक है करंट कंजम्पशन और टाइम पीरियड 1 कंजम्पशन, एंड दूसरा जो है हमारा फ्यूचर कंजम्पशन और द टाइम पीरियड 2 कंजम्पशन. उसमें हमने ये कहा कि अगर हमारे पास इकोनॉमीज में इंटरेस्ट रेट 0 हो तो फिर हमारे पास C1 विच इज करंट कंजम्पशन प्लस C2 विच इज द फ्यूचर कंजम्पशन शुड बी इक्वल टू Y1 प्लस Y2. लेकिन अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स जो है इकोनॉमी में पॉजिटिव हों तो इस सूरत हाल में हमारे पास टोटल कंजम्पशन विल बी C1 प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेकेंड पीरियड कंजम्पशन विच इज discounted value C2 over 1 plus R. That should be equal to Y1 which is the current income plus the discounted value of the future income which is Y2 discounted by 1 plus R. ये बजट कंस्ट्रेंट जो है अगर हम ड्रा करें taking the current period consumption or the first period consumption on X axis and the future or the second period consumption on the y-axis, we get a downward sloping curve. और उस downward sloping curve को हम budget constraint कहते हैं. Any point on the budget constraint is one possible combination. उसके बाद जब हम slope को देखते हैं, then the slope of the budget line basically is 1 plus R. दूसरी तरफ जब हम इंडिविजुअल की चॉइसेस की बातें करते हैं, प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो इंडिफरेंस कर्व जो हैं दे रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस. हायर इंडिफरेंस कर्व रिफ्लेक्ट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड द लोअर इंडिफरेंस कर्व टेल्स अस द लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिटवीन फर्स्ट टाइम पीरियड कंजम्पशन एंड द सेकेंड पीरियड टाइम कंजम्पशन. द ऑप्टिमम पॉइंट इज वेयर indifference curve is tangent to the budget constraint, or in other words the slope of the indifference curve is equal to the slope of the budget line. और उसमें हमने ये कहा कि slope of the indifference curve is marginal rate of substitution. This is the rate at which consumer जो है वो sacrifice करता है current consumption for the future consumption. और ये हमारे पास स्लोप जो है बराबर होते हैं वेयर 1 प्लस आर इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. उसके बाद हमने ये कहा कि सपोज देयर आर चेंजेस इन 2 फैक्टर्स, वन इज द इनकम लेवल एंड द अदर इज द इंटरेस्ट रेट.
تو پہلے سینیریو میں جب ہم نے یہ کہا کہ انکم لیول جو ہے وہ چینج ہوتا ہے تو ہم نے کہا اگر ہمارا Y1 چینج ہوتا ہے یا Y2 چینج ہوتا ہے, دونوں ہی سینیریوز میں ہمارے پاس بجٹ لائن جو ہے ول بی شفٹنگ ٹوورڈز رائٹ. تو جب بجٹ لائن از شفٹنگ ٹوورڈز رائٹ تو ہمارے پاس نئی بجٹ لائن ول بی ٹینجنٹ ٹو ا ہائر انڈیفرنس کرو. اس لیے ہمارا نیا آپٹیمم پوائنٹ جو ہوگا اس کے اوپر کنزمپشن C1 اینڈ C2 جو ہے دونوں بڑھ جائیں گے, پرووائڈیڈ کہ ہماری کرنٹ کنزمپشن یا فرسٹ پیریڈ کنزمپشن اینڈ دی فیوچر کنزمپشن اور دی سیکنڈ پیریڈ کنزمپشن دے آر نارمل گڈس. اگر یہ دونوں نارمل گڈس ہیں تو انکم کے بڑھنے کے ساتھ دونوں کی ہی کنزمپشن میں اضافہ ہو جائے گا, C1 اور C2 بڑھ جائیں گے. اس کے بعد ٹوورڈز دی اینڈ آف دی لیکچر وی ٹک دی سینیریو کہ اگر ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس آپٹیمم پوائنٹ جو ہے اس پہ کیا اثر ہوگا. تو انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے ہم نے یہ کہا کہ دیر ول بی 2 kinds آف افیکٹ. ایک افیکٹ ہوگا کہ ہمارے پاس انکم افیکٹ اور دوسرا ہوگا سبسٹیوشن افیکٹ. انکم افیکٹ میں انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے پاس انکم جو ہے وہ بڑھ جائے گی اینڈ اوور آل کنزمپشن جو ہے فیوچر کنزمپشن C2 اور کرنٹ کنزمپشن C1 دونوں ہی بڑھ جائیں گی. اور پھر ہم نے دوسری طرف دیکھا سبسٹیوشن افیکٹ. سبسٹیوشن افیکٹ میں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ہماری فیوچر کنزمپشن بڑھے گی ایٹ دی ایکسپینس آف دی کرنٹ کنزمپشن. اوور آل انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے C2 یا فیوچر کنزمپشن ضرور بڑھے گی. کرنٹ کنزمپشن کا جو فائنل پوائنٹ ہے دیٹ ڈیپینڈز آن کہ ہمارا انکم افیکٹ زیادہ ہے یا کہ سبسٹیوشن افیکٹ زیادہ ہے. انکم افیکٹ فار دی کرنٹ کنزمپشن C1 یا ٹائم پیریڈ 1 کنزمپشن کے لیے پازیٹو ہے اور سبسٹیوشن افیکٹ از نیگیٹو. اوور آل C2 بڑھے گا, C1 جو ہے may increase or may not increase. And then finally we said کہ let's suppose if there is constraint on binding, تو binding constraint کی وجہ سے ہمارا جو بجٹ لائن ہے وہ چینج ہو جائے گا and we'll say کہ suppose C1 is less than or equal to Y1. اور اس کے چینج ہونے کی وجہ سے ہمارا آپٹیمم پوائنٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. اگر بورنگ کنسٹرینٹ از اے بائنڈنگ تو اس صورتحال میں کنزیومر ول اینڈ اپ ایٹ دی آپٹیمم پوائنٹ وچ از ایٹ دی لوور انڈیفرنس کرو. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی کنزمپشن ہی کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے, لیکن اب اس میں جو ہے ہم دوسری دو جو کنزمپشن کی تھیوریز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. We'll talk about the life cycle theory of Modigliani and the permanent income hypothesis of the Friedman. تو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.